नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकसभा चुनाव के फाइनल नतीजे कल आने वाले हैं। 7 चरणों में हुए इस चुनाव के बाद देश के लोग इस खास दिन नई सरकार बनते देखेंगे। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का नया गठबंधन INDIA है। हालांकि नतीजों से पहले आए तमाम एग्जिट पोल ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है, लेकिन ये अंतिम नतीजे नहीं है। ऐसे में कई लोगों के मन में होगा कि हम वोटों की गिनती के साथ पल पल की अपडेट कहां और कैसे देख पाएंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपको तफसील से एक एक तस्वीर बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। और उससे पहले आज बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हॉट सीट की, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है। यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। जबरदस्त हार होने वाली है इस इंडिया गठबंधन की। ये बिखरने वाला है 4 तारीख के बाद। नतीजे भले ही कल जारी होंगे, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। नेताओं ने लड्डुओं का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर साज सजावट भी शुरू हो चुकी है। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। बस कुछ घंटे का इंतजार और उसके बाद तय हो जाएगा कि पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन चौंकाता है। एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं और पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये पोल सही साबित होंगे? इसके लिए बस अब कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। पूरा देश तैयार है, नेता तैयार हैं और तैयार है वो सूरमा भी, जिन्होंने इस 7 चरण के इस लंबे चुनावों में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया। जहां सेंसेक्स ने आज एग्जिट पोल्स को सलाम किया, तो वहीं अब इस बड़े दिन की तैयारी हर जगह शुरू की जा चुकी है। तस्वीरें देखिए जो कि लखनऊ से आई हैं। यहाँ मिठाई की दुकानों पर लड्डू की डिमांड बढ़ गई है। नेताओं के समर्थकों ने कल के लिए बड़े लड्डू बनाने का ऑर्डर दे दिया है। इतना ही नहीं, फूल मंडी में फूलों की जबरदस्त डिमांड भी बढ़ गई है। जहां पहले 50 से 60 किलो फूल आते थे, लेकिन कल आने वाले चुनाव नतीजों को देखते हुए 3 क्विंटल से ज्यादा फूल बिकने के लिए आ चुके हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूम की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंतजार की घड़ियां बस अब खत्म होने को हैं और बारी असल नतीजों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देश के दिल मध्य प्रदेश में कई लोकसभा सीटें हैं जो सियासतदानों की चिंता बढ़ा रही हैं, और इन्हीं सीटों पर कल प्रदेश के साथ साथ देश की भी नजरें टिकी हुई हैं। आखिर किन सीटों पर नेताओं की साख दांव पर है, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर अब घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जनता का वोट अगर पड़ा तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। दिग्विजय ने कहा कि अगर बीजेपी 300 पार है तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि हार के डर से विपक्षी दल ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। हार का हथौड़ा कहां मारना है उसका रिहर्सल शुरू हो गया है। ये जो हार के हथौड़े मारने का रिहर्सल शुरू हो गया है, तो उसमें कोई ईवीएम पे मारेगा, तो कोई जो है वो मशीनरीज पे मारेगा।
अब सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की हॉट सीट के बारे में बता देते हैं। मध्य प्रदेश की हॉट सीटों की बात करें तो इनमें छिंदवाड़ा, इंदौर, राजगढ़, गुना और भोपाल शामिल हैं। और वहीं इन सीटों पर कौन किसे चुनौती दे रहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की करेंगे। यहां नकुलनाथ की साख दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें बीजेपी के विवेक बंटी साहू चुनौती दे रहे हैं। और उसके बाद बात राजधानी भोपाल की कर लेते हैं। यहां आलोक शर्मा बीजेपी की ओर से मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अरुण श्रीवास्तव ताल ठोक रहे हैं। और अब बात हाई प्रोफाइल सीट गुना की कर लेते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने राव यादवेंद्र सिंह मैदान में हैं। बात राजगढ़ सीट की भी कर लेंगे। यहां से रोडमल नागर बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह है, जो कि लंबे वक्त से अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे वक्त के बाद अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में अब यहां पर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि कड़ी टक्कर यहां पर है। फिलहाल आखिरी में बात करेंगे इंदौर की, जहां मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। यहां बीजेपी के शंकर लालवानी चुनावी मैदान में है और दूसरी ओर कांग्रेस ने यहां नोटा का समर्थन किया था। देखना दिलचस्प होगा कि कल के नतीजों में जनता ने किसका साथ दिया है। देखिए, लगातार हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं आपसे कि क्या कुछ तैयारियां हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा भोपाल से, पुष्पेंद्र वैद्य इंदौर से, दिव्यांश शर्मा गुना से, अनिल नागर राजगढ़ से। पहले हम प्रमोद आपके पास आना चाहेंगे। प्रमोद, देखिए, हम बात कर रहे हैं टक्कर की, तो कुल मिलाकर 29 में 27 सीटों पर टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि खजुराहो और इंदौर पहले से ही इस चुनाव में अलग हो चुकी हैं। और अब हम बात करें इन सीटों पर लेकर, हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपसे पूरी जानकारी लूंगी। पहले तो भोपाल को लेकर जानकारी ले लेते हैं। देखिए, लास्ट इलेक्शन में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट बीजेपी की झोली में थी। सिंगल सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी, तो वो सिर्फ छिंदवाड़ा थी। नकुलनाथ, जहां से कमलनाथ के बेटे सांसद हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा बनी, वहां पर बीजेपी के दिग्गजों ने दौरे किए और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां पर रात गुजारी। इसका मतलब साफ है, बीजेपी उसको जीतना चाहती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेड़ी चोटी का दम लगाते हुए दावा किया है कि इस बार वो मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे, सिंगल से कांग्रेस पार्टी को शून्य पर लेकर जाएंगे। अब बस मैच कुछ वक्त शेष है और इसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसके दम कितने रहते हैं। अभी भी बीजेपी दावा कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विगत दिनों भोपाल में, तो कहा था कि मध्य प्रदेश में हम सभी की सभी सीटें जीत रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर चंबल की हो या समूचे एमपी की। यहाँ 29 है, 29 की 29 बीजेपी के पास जाने वाली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से जब मैंने बातचीत की तो कहा कि एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल छोड़ दीजिए, कल जब नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी और दहाई के अंक तक, यानी हम 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। और कई सीटें जो हाई प्रोफाइल हैं वो है, एक छिंदवाड़ा है, दूसरी तरफ आएंगे तो राजगढ़ हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो तीसरी जो सीट है हाई प्रोफाइल वो गुना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में और कांग्रेस पार्टी के वो कैंडिडेट हैं जो लास्ट टाइम बीजेपी कैंडिडेट जिस वर्ग से आते हैं कृष्णपाल सिंह यादव, वही कांग्रेस पार्टी ने उसी कम्युनिटी से इस बार कैंडिडेट उतारा है। तो ये सीटों पर बड़ी देखिए टफ इलेक्शन है। दूसरी तरफ जाएंगे तो मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबला है, भिंड में जाएंगे तो वही हालात हैं, ग्वालियर भी ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत टफ इलेक्शन हुआ है, सतना और रीवा में भी हालात इलेक्शन जैसे ही हैं, मजबूत हैं दोनों तरफ से। हाँ, इसके बाद आगे की तरफ जाएंगे तो सीधी और बाकी दूसरी सीटें हैं मंडला, वहां पर इलेक्शन बड़ी एड़ी चोटी का दम लगाते हुए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है। बड़े नेताओं का जो राजनीतिक भविष्य का फैसला है वो इस वक्त ईवीएम में कैद है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए हैं, नतीजे कब आएंगे चारों के? कल 4 जून है और इसके बाद ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश से किसके दावे कितने मजबूत होते हैं और ईवीएम में जो कैद है वो जनता ने नेताओं की बात कितनी सुनी है। इस इलेक्शन में देखा जाए तो राष्ट्रवाद,
और हिंदुत्व का एजेंडा ज्यादा चला है। मैदानी जो वादे हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के वो कम नजर आए। अब जनता ने किसको पसंद किया है और किस पर मोहर लगाई है वो कैद है। कल जब ईवीएम का लॉक खुलेगा तो दावों की पोल खुल जाएगी, किसके दावे पूरे होते हैं और किसके रह जाते हैं अधूरे। कई दिग्गज यदि जीते तो भविष्य बन जाएगा और हार गए तो भविष्य बर्बाद होना तय मान लीजिए। निश्चित तौर पर पुष्पेंद्र आपके पास आना चाहूंगे। इंदौर में पहले से ही मैदान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने नोटा का समर्थन दिया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सामने आता है। परिणाम एक तरह से तो जनता जो बता रही है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल इंदौर जो है हमेशा एक नए कीर्तिमान के साथ आगे आता है और मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव भले ही दो प्रतिद्वंदी चुनाव मैदान में ना हो, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से नोटा का समर्थन किया, कांग्रेस का मैदान जिस तरह से खाली हुआ, उसके बाद नोटा का जब समर्थन हुआ तो कांग्रेस ने अपील की कि जो लोग कांग्रेस को समर्थन करना चाहते हैं वो नोटा पर बटन दबाएं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेसियों ने और जो इस तरह के लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं उन्होंने नोटा को बटन दबाया होगा। तो एक नया कीर्तिमान इस मायने में रचा जा सकता है कि बीजेपी जो है 15 लाख वोट गिरे हैं, तो अगर 10 लाख वोट भी 12 लाख वोट भी बीजेपी को मिलते हैं तो ये तो एक कीर्तिमान होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर नोटा को 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख वोट भी मिलते हैं तो भी एक नया कीर्तिमान होगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिरकार नोटा का क्या कुछ वजूद रहने वाला है या फिर बीजेपी को भी एक नया कीर्तिमान बनने वाला है। क्या लगता है सर आपको? मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो नोटा की विचारधारा ही है और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर काम कर रही है। उस आधार पे हिंदुस्तान की सबसे ऐतिहासिक जीत इस इंदौर शहर देने वाला है। इस बार नोटा को लेकर आपको क्या लगता है, क्या इंदौर नोटा में भी नंबर होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वोट की कीमत कांग्रेसियों ने भी जानी है। वोट फालतू जाने का नहीं है, कुछ भी हो वोट की वैल्यू उनको मालूम है कि वोट क्या है, 5 साल में उसका वैल्यू उसको उनको मालूम है। तो वो भी वोट 100% बीजेपी को ही गया है, वोट नोटा को ध्यान वो नहीं दिया उन्होंने। सर आप बताएं, मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में पिछली बार जो सिनेरियो था वो 1 सीट छिंदवाड़ा की थी। इस बार भी एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि कुछ एग्जिट पोल बता रहे 29 सीट ही बीजेपी को मिलेगी, कुछ बता रहे 26 मिलेगी। तो क्या 1, 2, 3 रतलाम या राजगढ़ ये भी 1-2 नंबर हो सकते हैं? क्या लग रहा है कि 29 में से कितनी सीटें, क्योंकि 2 सीटें तो साफ तौर पर जाहिर है कि वो वहां पर कैंडिडेट ही कांग्रेस के नहीं है, तो बीजेपी को वहां पर क्लीन स्वीप मिलने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि लोगों ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को ध्यान में रखा है और संभावना बताई जा रही थी कि छिंदवाड़ा की सीट है, राजगढ़ की सीट है, रतलाम की सीट में भी एक महिला कैंडिडेट है। पर मुझे लगता है कि लोगों ने वोटिंग डालते समय सिर्फ चेहरा, जो प्रधानमंत्री का चेहरा ध्यान में रखा है। तो चूंकि ये केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो लोग जानते हैं कि हम जो वोट दे रहे हैं वो सांसद के लिए वोट दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के लिए वोट दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि 29 में से 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त। क्या लगता है सर, बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, साथ ही महंगाई का मुद्दा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरा, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरह से नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जिस तरह से राम मंदिर मुद्दा है, तो क्या ये जो मुद्दे हैं या नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है ये सब पर भारी हुआ है? महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को गौण कर दिया है नरेंद्र मोदी के चेहरे ने? बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस हिसाब से मोदी सरकार काम कर रही है, बेरोजगारी, इन्होंने जो डेटा भी देते हैं, जब हम डिबेट देखते हैं और वो डेटा भी पेश करते हैं कि कहीं ना कहीं लोग रोज इतने सारे पीएफ अकाउंट खोले हैं, लोगों को रोजगार मिला है, लोग अपने खुद के बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लोग अपना भविष्य देख रहे हैं देश के भविष्य के साथ में। तो निश्चित रूप से मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा है और लोग उनको एक आसानवाद रूप से देख रहे हैं कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं इस देश के लिए। इंदौर में तो टक्कर नहीं लगती, लेकिन लगता है कि कहीं मध्य प्रदेश में बाकी सीटों में, मालवा निमाड़ की कुछ सीटों पर टक्कर है, टक्कर जैसा कुछ लगता है आपको? मुझे तो पूरे हिंदुस्तान में टक्कर नहीं दिखती है और अभी साउथ में भी देखने में ये आ रहा है कि बीजेपी का वर्चस्व लहराएगा। जैसे एग्जिट पोल ने साउथ में कुछ कम बताया, पर मुझे ऐसा विश्वास है
कि जनता पूरा नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और जो मोदी सरकार ने काम किया है इसके ऊपर अच्छे खासे वोट यहाँ से जो आवाज निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि एग्जिट पोल जो है वही एग्जिट पोल में कन्वर्ट होने वाला है। बिल्कुल। चलिए मैं लौटती हूँ, दिव्यांश हमारे साथ गुना से बने हुए। दिव्यांश, क्या कह रहा है गुना में एग्जिट पोल के बाद जो तस्वीरें हैं वो क्या कह रही हैं? जनता का मन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जंग हमने देखी है काफी टक्कर वाली जंग रही है। फिलहाल की तस्वीरें आपसे जानेंगे। कोमल, मेरे सहयोगी प्रमोद ने भोपाल से एक बात का जिक्र किया था कि 3 जो सबसे हॉट सीटें हैं उसमें गुना भी शामिल है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के इतिहास पर अगर हम नजर डालते हैं, नतीजों पर नजर डालते हैं, तो साल 1984 की याद आती है जब ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। ठीक उसी तर्ज पर साल 2019 में भी इतिहास में दर्ज हो गया था जब गुना में केपी यादव ने सिंधिया को हराया था। 2019 से पहले गुना के बारे में यह कहा जाता था गुना इज इक्वल टू सिंधिया परिवार इज इक्वल टू गुना। लेकिन जो 2019 में हुआ था, जिस तरह से केपी यादव ने सिंधिया को हराया था, उसके बाद दिलचस्पी इस बात को लेकर बढ़ गई है इस बार क्या होगा। क्या यादवेंद्र यादव ने सिंधिया को कोई चुनौती दी है? नतीजों में वो चुनौती किस स्तर तक पहुंचेगी? एग्जिट पोल जरूर ये कह रहा है कि गुना की संभावनाएं और जनता का विश्वास इस बार बीजेपी के साथ है, लेकिन दिलचस्पी और हॉट सीटों में को लेकर ये चर्चा लगातार उठ रही है। इस बार सिंधिया कितने मार्जिन से जीतेंगे या फिर कुछ और काया पलट तो नहीं होगा जो 2019 में हमने देखा था। 2019 में क्या हुआ था, उसके बाद 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, पासा पलट गया था, पाला बदल गया था और सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे, केंद्रीय मंत्री भी बन गए। अब इस बार उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, पार्टी संगठन की मजबूती भी है। उनके बेटे ने भी बढ़ चढ़कर चुनावी प्रचार में जमकर हिस्सा लिया, उनके परिवार ने हिस्सा लिया। 2019 में कहा जाता है कि दिलचस्पी उस लेवल तक नहीं दिखाई दी थी। मतलब बिल्कुल साफ है, गुना से सिंधिया परिवार का जो जुड़ाव रहा है, उस जुड़ाव का कल के नतीजों से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर। चलिए लौटती हूँ, अनिल नागर राजगढ़ से बने हुए। अनिल, राजगढ़ सीट भी हॉट सीट्स में हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? देखिए बिल्कुल कोमल, एक वक्त था 2000 से पहले कि दिग्विजय सिंह और उनका परिवार का दबदबा राजगढ़ लोकसभा सीट पर होता था, लेकिन जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बने उसके बाद राजगढ़ से उनकी दूरियां बढ़ गई और राजगढ़ वापस लौटने में उनको 33 साल लग गए। अब 33 साल बाद राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। अब देखना होगा कल चंद घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या 33 साल बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राजगढ़ की जनता स्वीकार करती है या फिर रोडमल नागर पर ही राजगढ़ की जनता भरोसा जताती है? देखिए कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसा कल राजगढ़ का रिजल्ट देख पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, दिग्विजय सिंह चुनाव जीत पाएंगे या रोडमल नागर? दोनों अपनी सीट के प्रत्याशी और लेकिन राजगढ़ की जो जनता, जैसे मैंने आप पहले बता के बड़ी जागरूक जनता, उसने सभी का कार्यकाल देखा। दोनों प्रत्याशी दोनों ने यहाँ पे कार्य किया है, चुनाव जीते। इस बार भी जनता ने यही मन बनाया कि दोनों में जिसने उनके लिए अच्छे काम किए हैं, जो उपलब्ध रहे हैं बड़ी आसानी के साथ, उन्हीं के लिए आप किन मुद्दों को देखते हुए आपने अपना मतदान किया? देखिए, मतदान में हूँ या कोई भी होगा वो केवल क्षेत्र के विकास के लिए करेगा। जाहिर सी बात है, कोई अपना हित किसी का कोई वो नहीं है। अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार चाहिए, कोई महंगाई से पीड़ित है तो वो सस्ती चीजें चाहता है, कोई क्षेत्र का विकास चाहता है। दादा, क्या कैसे देखते हैं कल किसकी सरकार होगी, राजगढ़ से कौन जीत रहा? सरकार तो कह नहीं सकते कि पूरा ऐसे प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के दायरे में जनता। आपने किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया? ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को देख करके जनता दिग्विजय सिंह के पक्ष में गई इस इलेक्शन में। तो उन्होंने रोजगार किया, नौकरियां दी, ग्राम विकास सचिव बनाए और भूजी बनाए, मास्टर बनाए, सब दिग्विजय सिंह के पक्ष में वोटिंग रही है। हो सकता है दिग्विजय सिंह तो लगता है कि दिग्विजय सिंह कल चुनाव जीत सकते हैं? संभव है। कुछ युवा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कैसा रिजल्ट परिणाम राजगढ़ का देखते हैं आप? चलिए अनिल, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, प्रमोद, पुष्पेंद्र, दिव्यांश और अनिल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आगे भी ये बातचीत जारी रहेगी, चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस या फिर बीजेपी की चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ सीटों पर अगर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है तो कुछ सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। ऐसे में कई नेताओं की साख दांव पर है। बताएंगे आपको हॉट सीट और उस पर मौजूद दिग्गजों के बारे में, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर आएगा वो पल जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। 4 जून यानी कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और इसी के साथ दिग्गज नेताओं की दिशा दशा भी तय हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में कई हॉट सीट पर नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं और अटके भी क्यों ना, आखिर इस चुनाव की हार जीत ही उनका भविष्य तय करेगी और साथ ही पार्टी में उनका कद। रायपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय की साख दांव पर है। इसी तरह राजनांदगांव में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के लिए भी ये रात भारी ही पड़ रही है। जीत का बिगुल बजेगा या हार की चोट मिलेगी, ये तो कल ही पता चलेगा। हॉट सीट कोरबा में तो 2 नारी शक्तियों के बीच संग्राम है। कांग्रेस की मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत और बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे के बीच सियासी लड़ाई है, लेकिन विजय का ताज तो किसी एक के सर पर ही सजेगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 में से 9 तो कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में सियासी लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाएगी। इस बार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा और अत्यधिक हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे और एक स्थिर और पारदर्शी सरकार जिसकी कल्पना देशवासी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिलने जा रहा है। 400 पार की जुमलेबाजी की हवा 4 तारीख को निकलेगी। इस देश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। माननीय राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में हवा का रुख कब बदल जाए किसी को नहीं पता। दिग्गजों ने मेहनत तो की है, लेकिन परिणाम तय करेंगे कि उनकी राजनीति का सितारा चमकेगा या फिर हार से उनकी राजनीति का सफर यहीं खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की हॉट सीट के बारे में। बस्तर, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग और कोरबा, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हॉट सीटें मानी जा रही हैं। एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं, बस्तर इनमें से एक हॉट सीट है, वहीं राजनांदगांव, इसी के साथ ही रायपुर की भी हम बात करेंगे, दुर्ग और साथ ही कोरबा, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो कि छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट रही हैं, सबसे ज्यादा चर्चा में रही हैं। और अब आपको बताते हैं इन हॉट सीट पर कौन किसके खिलाफ है, यानी कि सियासी रण में कौन किसे चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट बस्तर के बारे में, जहां से कांग्रेस की ओर से कवासी लखमा चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने महेश कश्यप पर भरोसा जताया। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं राजनांदगांव के बारे में, जहां प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर संतोष पांडे बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते नजर आए थे। कोरबा की बात करते हैं तो यहां से सरोज पांडे बीजेपी की ओर से हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनावी मैदान में नजर आई है। अब बात करते हैं दुर्ग सीट को लेकर के, जहां बीजेपी ने विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारा, कांग्रेस से राजेंद्र साहू चुनावी मैदान में नजर आते रहे। वहीं राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो बीजेपी की ओर से दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में है। और बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी की, तो कांग्रेस ने विकास उपाध्याय पर भरोसा जताया है। अब नतीजों की बारी है जो कि कल सभी के सामने होंगे। तो देखिए, ये तमाम वो हॉट सीटें रही हैं जिसको लेकर के लगातार हमने चर्चा करी है, चाहे तो बात रायपुर की करे या फिर दुर्ग की करे या फिर बस्तर की करे या राजनांदगांव की करे या कोरबा की करे। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां से दिग्गज मैदान में हैं और कल जब ईवीएम खुलेगी तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार किस दिग्गज ने यहां पर जनता का विश्वास जीता और जनता ने किस पर यहां ज्यादा भरोसा जताया है। अब हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी। रायपुर से
हमारे साथ जन्मजय सिन्हा जुड़ गए हैं, रूपेश गुप्ता हमारे साथ दुर्ग से मौजूद हैं, अनूप अवस्थी हमारे साथ बस्तर से मौजूद हैं, किशोर सिलेदार राजनांद गांव से हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम चर्चा करेंगे। वहीं कोरबा से नीलम पटवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जन्मजय सिन्हा का रुख करना चाहूंगी। जन्मजय, रायपुर राजधानी तो है ही, लेकिन हॉट सीट भी है। बीजेपी की तरफ से यहां बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा गया। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो यहां पर जिस तरह से कांग्रेस ने भरोसा जताया है, क्या तस्वीरें यहां पर संपूर्ण चुनाव के दौरान देखने को मिली हैं? क्या कांग्रेस मजबूत नजर आई है? क्या बीजेपी मजबूत नजर आई है? जनता का क्या विश्वास रहा था इस पूरे चुनावी समर में? देखिए, ये जो रायपुर का जो ये लोकसभा सीट है, जहां से बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे, बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल, तो बीजेपी के लिए जहां मजबूती की अगर बात करें तो ये जो लोकसभा सीट है, अब तक इस रिकॉर्ड है कि इस लोकसभा सीट से पहले कभी कांग्रेस ने यहां से चुनाव नहीं जीता। बीजेपी के लिए इसको अभेद किला माना जाता है। यहां से 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन तब भी कांग्रेस को ये सीट नहीं मिली थी। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल आज तक कोई भी चुनाव कभी हारे नहीं है। उनका भी ये एक रिकॉर्ड रहा है, और यही वजह है कि बृजमोहन अग्रवाल के लिए यहाँ पे पहले से अग्रिम बधाई के पोस्टर और बैनर देखे जा रहे हैं, और भाजपा इसलिए दावा भी कर रही है कि इस बार जो है सर्वाधिक मतों से इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी बृजमोहन अग्रवाल जो विधानसभा चुनाव जो जीते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसमें भी 68,000 करीब मतों से, सर्वाधिक मतों से चुनाव जीता है। तो इस तरीके से जो लोकसभा चुनाव में इस बृजमोहन अग्रवाल की अगर बात करें तो आज तक चुनाव नहीं हारे, और यही वजह है कि बीजेपी दावा भी कर रही है कि इस बार लोकसभा में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। वही विकास उपाध्याय की अगर बात करें तो विकास उपाध्याय अपने राजनीतिक जीवन में एक यूथ आइकॉन के रूप में युवाओं के बीच में उनकी एक अच्छी पकड़ रही है, और लगातार युवाओं के बीच में वो अपनी राजनीति करते रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में वो विधानसभा चुनाव भी आ रहे। अगर इस पूरे 9 विधानसभा की का विश्लेषण करें अगर शॉर्ट में, तो देखें तो इसमें 9 विधानसभा में सिर्फ एक भाटापारा एक ऐसा विधानसभा है जो कांग्रेस के झोली पे है, मगर उसके अतिरिक्त जितने भी 8 सीटें हैं वो भाजपा की झोली में, भाजपा के खाते में। तो इस लिहाज से भाजपा जो दावे कर रही है और कांग्रेस जो दावे कर रही है, कितना सही है कितना सही, ये तो कल परिणाम आने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन भाजपा के लिए यहाँ से अब तक ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि आज तक भाजपा के अतिरिक्त इसको अभेद किला इसलिए कहा जाता है कि कोई और पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास जन्मजय। रूपेश हमारे साथ बने हुए दुर्ग से। रूपेश, दुर्ग की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी ने विजय बघेल को उतारा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजेंद्र साहू कांग्रेस की तरफ से नजर आए हैं। अगर जमीनी मजबूती की बात करते हैं और दुर्ग को लेकर के अगर चर्चा करें पिछले चुनावों के मुताबिक, तो क्या यहां पर कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आती है, और क्या इस बार थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है? क्या तस्वीरें रही हैं? थोड़ा बहुत बदलाव देखिए, जो पिछली बार है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीटों में दुर्ग की सीट शामिल है, और जो कैंडिडेट थे विजय बघेल, वो भी इस बार कैंडिडेट हैं। विजय बघेल अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अलग अलग विधानसभाएं हैं उसमें काम कर चुके हैं, और अलग अलग पद पर रहे हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। इस लिहाज से उनकी दावेदारी को मजबूत आंका जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पे साहूओं की जो तादाद है उसके मद्देनजर साहू उम्मीदवार राजेंद्र साहू को उतारा है, जो कि एक विधानसभा चुनाव एक तीसरी पार्टी से लड़ चुके हैं और उसके बाद कांग्रेस में आए हैं। भूपेश बघेल के नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि साहू के समीकरण के सहारे 2014 में कांग्रेस ने दुर्ग लोकसभा सीट जीती थी। तब ताम्रध्वज साहू विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव लड़े थे, और वो चुनाव जीत करके यहां से सांसद बने थे, छत्तीसगढ़ से इकलौते कांग्रेस सांसद। तो इस लिहाज से कांग्रेस को उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से विजय बघेल का रुतबा है, जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, जिस तरह से विजय बघेल की अपनी वर्किंग है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मजबूत सीट मानी जाती है हमेशा से, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर के आश्वस्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कहते हैं कि शायद जीत का जो फासला है इस बार इतना बड़ा नहीं होगा। तो बड़ा सवाल ये है कि जो साहू वोटर्स है, वो वोटर्स क्या एक चंक, एक तरफा जो राजेंद्र साहू है उसके पक्ष में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर वहां पे विभाजन होगा तो निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से राजेंद्र साहू हार सकते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि ये वो सीट है प्रदेश की जिसको लेकर के बहुत ज्यादा संशय की स्थिति नहीं है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास रूपेश, और हमारे साथ अनूप अवस्थी बने हुए हैं बस्तर से।
अनूप, अगर बस्तर की बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस ने एक मजबूत चेहरे को उतारा है, कवासी लखमा। क्या कवासी लखमा की मजबूती इतनी ज्यादा रहेगी कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछली बार इस सीट को अपने कब्जे में रखा, इस बार भी क्या ऐसी उम्मीदें हैं कि कवासी लखमा इस सीट पर जीत हासिल करते हैं और बीजेपी को एक कड़ी टक्कर यहां पर देंगे? कीर्ति, बिल्कुल बस्तर की जो लोकसभा सीट है वो बेहद हाई प्रोफाइल है। यही कारण है कि प्रदेश की जो प्रमुख 5 सीटें हम लोग काउंट कर रहे हैं हॉट सीटें, उसमें से बस्तर भी है। क्योंकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जीती थी, दीपक बैज सांसद बने थे और इसलिए भी कांग्रेस को ये सीट जीतनी बेहद जरूरी है। जैसा कि अभी एग्जिट पोल भी आ रहे हैं और जैसा माहौल है देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इसलिए कांग्रेस ने भी यहाँ पर बेहद हाई प्रोफाइल माने जाने वाले कवासी लखमा को मैदान में उतारा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही महेश कश्यप को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। महेश कश्यप नए चेहरा जरूर है, लेकिन बिल्कुल, तो यहाँ पर भी मजबूत टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ कवासी लखमा है, दूसरी तरफ महेश कश्यप है। अब कौन यहाँ पर बाजी मारता है तो सबसे महत्वपूर्ण होगा, कल देखेंगे भी हम सभी। कोरबा से नीलम पटवार हमारे साथ हैं। नीलम, कोरबा की बात करें तो यहाँ पर 2 महिलाएं हैं और दोनों काफी मजबूत नजर आ रही हैं। क्या तस्वीरें हैं कि आखिरकार ये जो महिलाएं हैं एक दूसरे को टक्कर देती नजर आ रही हैं, किसकी ज्यादा मजबूती है इस चुनाव में? कीर्ति, बताना चाहूंगा कि जब 2009 के बाद से कोरबा लोकसभा अस्तित्व में आया, तब से यहाँ किसी एक पार्टी ने लगातार दूसरी बार विजय नहीं हासिल की है। 2009 में जहाँ चरण दास महंत ने जीत हासिल की थी, वहीं 2014 के चुनाव में बंसीलाल महतो ने, जो भाजपा के सांसद थे, उन्होंने जीत अर्जित की और 2019 में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने जीत की और उस समय ज्योत्सना महंत ने जीत दर्ज की थी जब भाजपा की लहर पूरे देश में चल रही थी। और छत्तीसगढ़ के 11 में से 2 सीटें जो कांग्रेस की आई थी उसमें एक कोरबा भी थी और इसी कारण कोरबा में इस बार भी ज्योत्सना महंत को टिकट दिया गया है। लेकिन जैसे ही भाजपा ने राज्यसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को टिकट दिया, तभी से ये कोरबा सीट हार्ड सीट हो गई है। यहाँ लगातार इस तरह मतलब निगेटिव कैंपेनिंग हुई है, कभी बाहरी प्रत्याशी के नाम से कैंपेनिंग हुई, कभी निष्क्रिय सांसद के रूप में कैंपेनिंग हुई है, पोस्टर वार भी चला है। कहना चाहिए कि जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई तब से यहाँ पूरी तरह से हार्ड सीट हो गई है और दोनों ही अपने जीत के लिए दावा कर रही है। अब देखना यह है कि कल जब रिजल्ट आएगा तो किसके हाथ जीत लगती है। बिल्कुल, कल जब रिजल्ट आएगा तो किसके हाथ जीत लगती है, ये कल बेहद महत्वपूर्ण हम सभी देखेंगे भी। राजनांदगांव से किशोर सिलेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, कांग्रेस ने जब चेहरों को उजागर किया, चेहरों को सामने रखा, तो सबसे महत्वपूर्ण ये देखना था कि पूर्व मुख्यमंत्री को यहां से जमीन पर उतारा गया। पूर्व मुख्यमंत्री यहां से जमीन पर हैं, क्या उतनी मजबूत यहां पर उनकी पकड़ देखने को मिली है या फिर विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद थोड़ा बहुत असर उसका भी देखने को मिला यहां पर? लोकसभा सीट लगातार कांग्रेस के पक्ष में नहीं रही है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं रही है। पिछले 3 चुनाव यदि हम देखें लोकसभा चुनाव, तो इसमें भाजपा के ही कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव जीते हैं। पिछला चुनाव भी राजनांदगांव लोकसभा से संतोष पांडे ही जीते थे और अब फिर बार पार्टी ने इस बार उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार उनके सामने एक कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के ब्रांड नेता हैं भूपेश बघेल, इन्हें चुनाव मैदान, तो ये मुकाबला जो है काफी रोचक हो चुका है, काफी दिलचस्प मुकाबला रहा है। दोनों ही उम्मीदवारों ने काफी यहाँ पर चुनाव प्रचार किया है, लोगों को लुभाने के कई वादे किए हैं, लोगों के बीच गए हैं, रात दिन उनके द्वारा चुनाव प्रचार किया गया है। लेकिन मतदाता काफी इस दौर में मौन रहा है। मतदाता का किस तरफ रुझान है, जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव हम देखें तो यहाँ पर लगातार जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर हावी थी, पिछला पूरा 5 साल कांग्रेस ने राज किया था, भूपेश बघेल की सरकार थी, लेकिन उस बार जिस तरह से बाजी पलटी है, इसलिए इसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को यहाँ पर रिपीट किया है। लेकिन यहाँ पर अब ये मुकाबला इस दौर पर पहुंचा हुआ है, इस मुकाम पर है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। काफी कश्मकश वाला ये मुकाबला है। भूपेश बघेल ने यहाँ पर काफी ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादातर मेहनत की है,
और आपको बता दूं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें राजनांदगांव लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, 3 पर ही भाजपा को संतोष अनूप अवस्थी लगातार बने हुए हैं। अनूप, अगर हम बस्तर की बात करते हैं, पहले देखें तो 2019 में कांग्रेस ने सीट को अपने पाले में रखा, लेकिन जब इस सीट को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, नामों को लेकर के, तो ये माना जा रहा था कि कवासी लखमा लगातार अपने बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश यहां से कर रहे थे। जब उसके बाद उनका नाम निकल के सामने आता है तो उनका बयान भी आता है कि मैं बेटे के लिए बहू लेने गया था, लेकिन मेरे को यहां से उम्मीदवार बना दिया गया। उसके बाद सवाल यह भी उठे कि क्या दीपक बैज और कवासी लखमा में किसी तरह की कोई मनमुटाव की स्थिति चल रही है, ये भी सवाल उठे थे। उसके बाद कवासी लखमा को हमने देखा कि मजबूती से वो जमीन पर गए, क्या वो मजबूती इस बार उनके लिए फायदा पहुंचाएगी, या फिर जिस तरह से गुटबाजी की बातें चल रही थी, क्या उसका नुकसान यहां पर झेलने को मिला होगा? बिल्कुल कीर्ति, चूंकि कवासी लखमा जो हैं वो कोंटा विधानसभा से 7 बार के विधायक हैं, काफी जाना माना चेहरा है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और जब वो दावेदारी कर रहे थे तो उन्होंने एक बयान देके सबका ध्यान खींचा था कि वो तो अपनी लिए बहू मांगने गए थे पार्टी के पास, लेकिन उन्हें दुल्हन दे गई। हालांकि इस बयान को लेकर आलोचना भी भाजपा की तरफ से की गई, लेकिन उनका जो बेबाकी बयान है वो हमेशा से चर्चा में रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है गाहे बगाहे कई विवादित बयान देते हुए रहे। लेकिन अगर ये बात की जाए कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के साथ में उनकी कैसी केमिस्ट्री है, तो ये अंदर खाने चर्चा रही कांग्रेस के अंदर कि दीपक बैज टिकट कटने से नाराज हैं, लेकिन वो हमेशा मीडिया के सामने ये बात कहते रहे कि मेरे पास जिम्मेदारी है प्रदेश की सभी 11 की 11 सीटों को जिताने की। हालांकि हमने ये भी देखा दीपक बैज चुनावी प्रचार में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में काफी कम दिखे, तो ये अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं दीपक बैज नाराज होंगे। लेकिन कवासी लखमा काफी ज्यादा सक्रिय रहे, खासतौर पर कोंटा, दंतेवाड़ा और बीजापुर की जो इलाके हैं विधानसभा के इलाके, यहाँ पे वो सुबह शाम रात तक में उन्होंने प्रचार किया, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने प्रचार प्रसार करने में। मजबूती से फाइट यहां पर देने की कोशिश दोनों ही पार्टी करती नजर आई है, लेकिन ये फाइट किसके पक्ष में ज्यादा काम करती नजर आई है, कल जब पिटारा खुलेगा तो ये बेहद साफ भी हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप सभी का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।